सर्वेभ्यो नमस्काराः। चवैतु हि पक्षतः आयोज्यमाने संस्कृतसप्ताहे अद्यतनः कार्यक्रमः वर्तते सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुम्। अद्य अहं तैः सह चर्चां करिष्यामि ये संस्कृतछात्रास्तु न सन्ति, परन्तु तथापि संस्कृतप्रेमिणः वर्तन्ते। ते संस्कृतविषये, संस्कृतोन्नतिविषये किं चिन्तयन्ति इति वयं ज्ञास्यामः। आदौ अहं तेषां सर्वेषां परिचयं कारयामि। सर्वप्रथमः वर्तते दीपक कुमार गुप्ता महोदयः। महोदयः मूलतः बिहारतः अस्ति। सेंट स्टीफन्स कॉलेज देहलीतः आङ्ग्लभाषायां एमए नाम स्नातकोत्तरं कृतवान्। सम्प्रति IIT देहल्यां PhD कृते पञ्जीकरणं कृतमस्ति। महोदयस्य अहं स्वागतं करोमि। पुनः अस्माकम् अपरः अतिथिः वर्तते राजस्थानस्य जयपुरस्य प्रसून शर्मा महोदयः। सम्प्रति जयपुरे एव महोदयः चिकित्साक्षेत्रे MBBS मध्ये तृतीयवर्षस्य छात्रः अस्ति। महोदयस्य रुचिः विशेषतया विविधासु भाषासु यथा आंग्ल, उर्दू, पंजाबी, हिंदी प्रभृतिषु भाषासु साहित्यपठनस्य अस्ति। अग्रिमा वर्तते मुम्बईतः स्वरांगी सर्राफ महोदया। सा भौतिकविज्ञानस्य फिजिक्स इत्यस्य छात्रा वर्तते। सम्प्रति SYBSc करोति। खगोलविज्ञाने नाम एस्ट्रोलॉजी मध्ये प्राचीन भारतीय विज्ञाने एन्शियंट इंडियन साइंस मध्ये च एतस्याः विशेष जिज्ञासा वर्तते। महोदयायाः रुचिः डिजाइनिंग मध्ये अपि अस्ति। अतः चवैतु हि नाम अस्माकं गणस्य मर्चेंडाइज टी-शर्ट मग्स इत्यादि अपि सा एव डिजाइन करोति। महोदयायाः अत्र अहं स्वागतं विदधामि। अन्तिमश्च अस्माकम् अतिथिः अस्ति सुलभ जैनवर्यः। महोदयः उत्तरप्रदेशस्य झांसी इति नगरस्य निवासी अस्ति। इदानीं मुम्बै विश्वविद्यालयतः फिलोसॉफी नाम दर्शन विषये MA कृतवान्। महतः हर्षस्य विषयः अस्ति यत् तस्मिन्नेव विषये महोदयस्य JRA अपि वर्तते। अधुना महोदयस्य इच्छा जैनदर्शने विद्यावारिधिकरणस्य अस्ति। सर्वेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम् अहं करोमि। अस्तु, प्रारभामहे। हिन्द्याम् एव प्रचलिष्यति अयं कार्यक्रमः। तो शुरू करते हैं हम आज का कार्यक्रम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हम जैसे कि कहा, संस्कृत सप्ताह चल रहा है और हम लोगों की इस बार विशेष जिज्ञासा थी कि हम उन लोगों के साथ भी संस्कृत सप्ताह सेलिब्रेट करें जो कि संस्कृत छात्र नहीं है। तो इसलिए आज का विशेष सेशन ऐसे आप सभी लोगों के लिए हमने रखा है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है कि आखिर किस चीज के कारण आप लोगों की संस्कृत में इतनी रुचि लगी कि आप लोग संस्कृत छात्र नहीं होने के बावजूद भी संस्कृत से इतना अनुराग रखते हैं। और ऐसी कौन सी बात है संस्कृत भाषा की कि जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है, अट्रैक्ट करती है, वह आप बता सकते हैं। भले ही आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें या आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है। मैं चाहूंगी दीपक जी से कि दीपक जी कृपया आप सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत करें। एक मिनट, आप म्यूट पर हैं। मैं अनम्यूट कर, जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी, अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने हम सभी को यहाँ पर बुलाया और बहुत ही रोचक और बहुत ही सार्थक प्रयास है ये। संस्कृत भाषा की जहाँ तक बात है, मैंने कक्षा 10वीं तक संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ाई की थी। तो मुझे बहुत रुचि रहती थी इस भाषा के वैज्ञानिकता को देखकर, और जो जिस तरीके से हम इसके उच्चारण करते हैं शब्दों का,
तो उसकी ध्वनि जो है वो अपने आप में एक एक नया तरंग तैयार करती है और बहुत कर्णप्रिय लगती है। हम जब श्लोकों को सुनते हैं तो एक शांतिमय वातावरण बनता है। और विशेष रूप से मुझे ऑल्सो संस्कृत साहित्य में बहुत सारगर्भित जो चीजें हैं हमारे लिए, न केवल साहित्यिक परिदृश्य से, बल्कि अगर हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से देखें, अगर हम और अन्य तरीकों से भी देखें तो बहुत कुछ है इसमें। तो हमें यकीनन इसमें डुबकी लगाने की आवश्यकता है और इससे मोती चुन चुन कर लाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ संभावनाएं हैं संस्कृत साहित्य में भी और संस्कृत भाषा में भी। जी धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। अभी हम प्रसून जी के विचार सुनना चाहेंगे कि आप बताएं कि संस्कृत में आपकी किस प्रकार रुचि लगी। हाँ, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, सभी को सबसे पहला मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद विपाशा दीदी कि आपने मुझे बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, संस्कृत भाषा का तो ऐसा है कि बचपन से मेरा बचपन जो है मेरी नानी के यहाँ बीता, तो मैं नानी के साथ रहा हूँ और नानी को मैंने हमेशा गीता का पाठ करते देखा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गीता का जो भाषा माध्यम है वो संस्कृत है, तो वो मुझे श्लोक सुनाया करती, मैं सुनता। मतलब गीता जो एक कुरुक्षेत्र जो है वो एकदम घरेलू सा है कुरुक्षेत्र मेरे लिए, क्योंकि बचपन से मैं सुनता आया हूँ गीता। तो मुझे लगता है अर्जुन, कृष्ण, संजय, ये सब तो मेरे घर के से लोग हैं, बचपन से इनके बारे में सुन रहा हूँ मैं। तो एक जिसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया पैदा हो जाता है गीता देखते ही मुझे मेरा बचपन, और उसका माध्यम है संस्कृत, तो संस्कृत से प्रेम होना मेरा लाजमी था, पहली बात। हालांकि हमारे जो 8वीं में हमको ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको हिंदी लेनी है संस्कृत, मैंने हिंदी ली थी क्योंकि मेरी हिंदी साहित्य में शुरू से बहुत रुचि रही है। एक टाइम था जब मैं बोलता था कि भाई मैं तो हिंदी का प्रोफेसर बनूंगा, हो नहीं पाया, लेकिन चले कोई नहीं। वो तो और कभी भी दूसरी नहीं बात, होता किसी का जो वो सोचा कुछ होता है। और ही होता है और आप करते कुछ, यू एंड अप डूइंग समथिंग एल्स, यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, तो वो तो खैर कोई बात नहीं, चले। और दूसरी बात, संस्कृत का जो साहित्य है वो इतना अपार है, इतना अपार है, और जितना हमको संस्कृत भाषा में समय के साथ फर्क दिखता है, भाई वैदिक संस्कृत अपनी बिल्कुल अलग, पुराणिक संस्कृत बिल्कुल अलग, फिर एक संस्कृत है जो अपने रामायण काव्य में इस्तेमाल की वाल्मीकि जी ने, फिर अपने कालिदास की संस्कृत, जगत गुरु शंकर की संस्कृत। तो इतना इतनी मतलब सुंदरता एक ही भाषा में, इतना कुछ कि भाई। और जैसा कि दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक बार आपको श्लोक या कुछ याद हो जाए संस्कृत में, तो वो बोलते हुए बड़ा तरंगित होता है शरीर में। गीता के श्लोक बोलता हूँ तो एक अजीब सी तरंग का प्रभाव होता है मेरे शरीर पे। तो ये एक कारण है कि मुझे बड़ा संस्कृत साहित्य से बड़ा मेरा अपार प्रेम है। और मैं चाहता हूँ कि कल दीदी मुझे बोल रही थी कि भाई मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैंने कहा दीदी मैं आपके जितना भी हो जाऊं तो कभी कभी लगता है अपनी भगवान है वाली फीलिंग आ जाएगी मेरे में चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद प्रसून जी को। सुलभ जी, आप बताइए कि आपके इस विषय में क्या विचार है। मेरे साथ भी सभी को वैसे सबसे पहले नमस्कार। आपने जो मौका दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका जो हाल है वही मेरा भी है, बचपन से ही संस्कृत में कोई श्लोक वगैरह। वैसे मेरी दूसरी कहानी है। बचपन में जब पाठशाला वगैरह जाते थे तो एक हिंदी वाले पाठ भी होते थे और संस्कृत वाले पाठ भी होते थे। यदि आप स्तुति कोई संस्कृत की सुनाते थे तो थोड़ा इनाम ज्यादा अच्छा मिलता था, और यदि हिंदी वाली सुनाते थे तो कम मिलता था। तो सोचा कि भाई संस्कृत वाली याद करना चालू किया जाए। तो तब से थोड़ा संस्कृत पाठ या स्तुति स्तोत्र, कोई अपने सूत्र ग्रंथ वगैरह भी होते थे, उनको थोड़ा पढ़ना चालू किया। लेकिन जब पढ़ना चालू करा तो एक सबसे मजेदार बात जो मुझे संस्कृत में लगती है कि एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं और एक ही मीनिंग के लिए बहुत सारे शब्द भी यूज किए जाते हैं। तो ये जो संस्कृत में जो एक, वो हम इंग्लिश में भी नहीं देखते और किसी लैंग्वेज में नहीं देखते, हिंदी में थोड़ा देखते हैं, लेकिन संस्कृत में जो इसका मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। तो मुझे वो हमेशा से ही पसंद आई है। और अभी भी जब मैं एमए फिलोसफी कर रहा था तब वो करते टाइम एक चीज पता चली कि इतने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन तो हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 50% से ज्यादा ग्रंथ संस्कृत के ऐसे हैं जिनका ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ। तो यदि आपको उनका अध्ययन करना है तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, और अध्ययन में रुचि है तो उस कारण से संस्कृत पढ़ने की रुचि तो बढ़ती जा रही है।
बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सुलभ जी को। स्वरांगी जी से मैं पूछना चाहूंगी कि संस्कृत में न केवल इंटरेस्टेड है वो, संस्कृत में मर्चेंडाइज भी बहुत सारी बनाती हैं, उनको उसका इंटरेस्ट है, तो आखिर क्या बात संस्कृत की ऐसी है कि वो आप इतना ज्यादा संस्कृत के लिए डेडिकेटेड हो? इनफैक्ट संस्कृत का मार्केट भी उतना ज्यादा नहीं है। जिस प्रकार से संस्कृत के छात्र आदि होते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अन्य लोगों के मुकाबले काफी वहां पर अंतर देखा जाता है, फिर भी आप इतने डेडिकेशन से वह कार्य कर रही हैं, तो व्हाट इज दैट थिंग विच कीप्स यू गोइंग ऑन? हाँ स्वरांगी जी। अ, आपका फोन, हाँ एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए जी। या जी, पहले तो नमस्कार, धन्यवाद मुझे आपने ये मौका दिया। पहली बात तो संस्कृत का मेरा पहला इंट्रोडक्शन था राम रक्षा स्तोत्र, जो कि हम बचपन में शायद सभी सुनते हैं, सभी ये पाठशाला में भी पाठ पढ़ाया जाता है हमें, तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन रहा। उसके बाद 8th क्लास से 8वीं कक्षा से मुझे संस्कृत एज अ सब्जेक्ट था, तो तभी भी मेरी संस्कृत में रुचि बढ़ने लगी। और जैसे हमें मैच्योरिटी आने लगती है वैसे मुझे कुछ चीजों का ज्ञान बढ़ता गया, जिसकी वजह से मैं संस्कृत से जुड़ती गई। पहली बात तो रामायण महाभारत जैसे महान काव्य जो हमारा इतिहास भी रह चुके हैं, उससे लेके महाकवि कालिदास तक संस्कृत एक बहुत ही मधुर प्रवास है। हमारे भारत की जो धरोहर है वही संस्कृत है, बहुत तो सुंदर। इसके लिए मैं खुद उससे अट्रैक्टेड हूँ। और अगर हम कुछ भी देखें, अगर हम कोई भी भारतीय भाषा देखें, जैसे कि मेरी मातृभाषा मराठी है, तो उसमें 50% से ज्यादा शब्द आज भी ऐसे हैं जो संस्कृत से ही आते हैं, या उनका जुड़ाव संस्कृत से ही रहता है। तो इसलिए संस्कृत में मेरी रुचि निरंतर है और वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और रही बात मर्चेंडाइज की, तो मर्चेंडाइज ये कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, या सिर्फ बिजनेस नहीं होता। मर्चेंडाइज ये ऐसी बात है जो दिलों से जुड़ी हुई होती है। आजकल के बच्चे हम देखते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, उनके सुपर हीरोज की तरह बनना चाहते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये बात हमेशा रहती है कि हमारे जो इंडियन हीरोज है वो इनसे कई ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि वो सिर्फ कहानियां नहीं, वो हमारा इतिहास रह चुका है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे शिवाजी महाराज से लेके रामायण महाभारत तक जो कुछ भी हमारा इतिहास रहा है, वो हम अगर उसका अभिमान हमें लगने लगे, वो हमारे कण कण में अगर हो, तो सक्सेस से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मर्चेंडाइज ये जस्ट एक रिफ्लेक्शन होता है अपनी संस्कृति का, अपनी पसंद नापसंद का। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मर्चेंडाइज हो, ये डिजाइन्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल वे से नहीं। जैसा आपने कहा कि शायद आज संस्कृत बोलने वालों की संख्या थोड़ी कम होगी, लेकिन कल वो बढ़ने वाली है, हमें वो बढ़ानी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मर्चेंडाइज को हम दूसरे तरीके से देखें, हम खुद को पेश करने के तरीके से देखें, भारतीय संस्कृति के जरिए से देखें। बहुत सुंदर। जो भी महापुरुषों के चरित्र लिखे हुए हैं, वह न केवल हमारा मनोरंजन करने के लिए, अपितु वे हमारे सामने हमारे जीवन के आदर्श पेश करते हैं। तो इसी बात को सभी तक पहुंचाने के लिए स्वरांगी जी ने ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगी। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्रम पर, कि आप सब लोग जो देख सकते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम के हैं, मतलब कि एक भी ऐसा कोई नहीं है कि दोनों कॉमन स्ट्रीम्स के हों, सब लोग अलग अलग विषयों में अलग अलग जगह आप काम कर रहे हैं और संस्कृत में इतनी रुचि रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि संस्कृत भाषा आपके विषय से कैसे संबंधित है, और अगर आप संस्कृत सीखेंगे तो आप अपने विषय में, अपने स्ट्रीम में और कैसे अच्छा कर सकते हैं? मतलब कि आप अपनी स्ट्रीम में ही आगे उन्नति करते करते संस्कृत को कैसे साधन बना सकते हैं, इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। प्रारंभ करते हैं हम दीपक जी से ही। जी दीपक जी, हमारे आदि दीपक, दीपक जी। जी जी सर,
अभी सुन पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी जी। तो मैं जब ग्रेजुएशन में गया उससे पहले मैंने जब मैं 12वीं पास आउट हो रहा था उसी समय मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुदित संस्करण में पढ़ रहा था। तो मुझे बड़ी ही आनंद आया जिस तरीके से संरचना थी, ड्रामेटर्जी जो था उसका, और साथ साथ में जो रस और अलंकारों की जो व्यवस्था थी, वो सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य लगा कि लोग कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्यों कहते हैं, बल्कि शेक्सपियर को कहना चाहिए था कि वो भारत, वो कालिदास बहुत है बढ़िया। वहां हाँ, के लिए, बहुत यूरोप सुंदर। के लिए। तो ऐसे में शेक्सपियर से पहले तो हमारे यहाँ कालिदास हुए। तो ये एक्चुअली हमारी मानसिकता एक कोलोनियल मेंटालिटी रही है, उपनिवेशिक मानसिकता, जो कि अपने नॉलेज सिस्टम को हम लोग नाप कर देखते हैं। तो ऐसे में हम लोग मैंने ये देखा कि जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो सिलेबस में भी लगा हुआ था अभिज्ञान शाकुंतलम, मैंने फिर से पढ़ा। और हालांकि मेरे पास अंग्रेजी ट्रांसलेशन था, मैंने वो भी पढ़ा, लेकिन उससे ज्यादा आनंद आया हिंदी जो अनुदित रूप था उसको पढ़ने में। फिर मैंने कुछ श्लोक सुने, भले मुझे उतना शिल्प नहीं समझ में आया, लेकिन जो उसकी ध्वनि थी वो मुझे को प्रभावित करती थी। और मुझे महसूस होता था कि अगर मैं ओरिजिनल पढ़ पाता और समझ पाता तो मेरे ख्याल से मैं उसके अच्छे से विवेचना और ज्यादा कर सकता हूँ, और ज्यादा जो शिल्प है, जो बनावट है, जो शब्द है, वहां से अर्थ निकलता है। तो वो उस तक पहुंचने के लिए हमें वो जो स्रोत है, जो आगे भी मैंने जब देखा मृच्छकटकम तो ये तो लगा कि भाई ये तो बहुत नई चीज है, इसमें हमारे यहाँ बहुत पहले से है। और आजकल हम लोग क्रिटिक करते हैं अंग्रेजी साहित्य में कि ये ड्रामा कब विकसित हुआ और इसमें ये एंगल्स कब से आए, कैरेक्टर्स कैसे बदलने लगे। ये 19वीं सदी में हम लोग आगे जाके शेक्सपियर के टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये चीजें शेक्सपियर ने इतनी डेवलप की, और अपने यहाँ तो ये बहुत पहले से है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने साहित्य और अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को प्रति हमें जागरूक होने की जरूरत है, और हमें दुनिया को बताने की जरूरत है कि ये चीजें हमारे पास पहले से थी और हमें यूरोप से हमने नहीं लिया सब कुछ। जी जी, बहुत बढ़िया। दुनिया में होता है नाटक, और संस्कृत जगत में देखें तो नाटक के ही 10 भेद हैं। तो इस प्रकार का विस्तृत नाटक हमारा नाटक का जगत अकेला दृश्य काव्य में ही इतना विस्तार है, तो पूरा संपूर्ण संस्कृत का विस्तार कितना असीम है उसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद दीपक जी को, अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से उन्होंने बताया। जैसे हम आजकल अलग अलग नॉवेल्स पढ़ के, अलग अलग बुक्स पढ़ के उनके रेफरेंस देते हैं, अलग अलग टीवी सीरीज देख के उनके रेफरेंस देखते हैं, उसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि हम न केवल अपने को शिक्षा देने के लिए अपितु आपस के बातचीत में भी उनके वाक्यों को ला सकते हैं। इतना उम्दा वह काव्य लिखा गया है, और जिसकी प्रेरणा हमें दीपक जी ने दी। तो सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि आप लोग भी उसे पढ़ें और हमें बताएं कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा। धन्यवाद। हाँ जी, प्रसून जी, आप बताइए कि आप किस तरह से मेडिकल लाइन में संस्कृत का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो दीदी एक बार सवाल से हटकर जो दीपक जी ने बात कही उस पर ही मुझे भी एक छोटी सी बात कहनी है। जी बिल्कुल। सेम मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास मोहन राकेश जो बहुत ही बड़े हिंदी के नाटककार हुए हैं, उनका मेरे पास अनुवाद था अभिज्ञानम शकुंतलम का, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे सेम एहसास हुआ कि भाई अगर ये हिंदी में इतना अच्छा है तो अगर ये संस्कृत में हो तो कितना और अच्छा हो। तो ये भी एक कारण है कि मेरी और उस चेतना को तीव्रता मिल गई कि भाई मेरे को तो संस्कृत सीखनी है, और मैं लेकर आया चौखंबा संस्कृत संस्थान का अनुवाद, उसमें संस्कृत भी है। किसी दिन कभी ऐसा होगा जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगा तो मैं भी शायद पढ़ पाऊंगा। और एक छोटा सा बहुत ही एनेक्डोट है कि मैं इतना प्रभावित हुआ कि एक टाइम था जब लिटरली मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि मेरी 3 बेटियां होंगी
और मैं उनका नाम रखूंगा शकुंतला अनसुईया प्रियंवदा। मैं इतना मेरे को प्रभाव पड़ा था, इतना मतलब वन ऑफ माय फेवरेट्स इज अभिज्ञानम शकुंतलम टिल डेट, नो डाउट। सो आई सेकंड व्हाट दीपक जी इज सेइंग। देखें, दूसरी बात कि मेरी फील्ड में मुझे कैसे मदद करेगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो कहलाती है मॉडर्न मेडिसिन। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन से बहुत पहले अपने भारत में बहुत कुछ था। महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, नागार्जुन, जो ये सब लोग जो हुए हैं जिन्होंने चिकित्सा पद्धति को इतना आगे बढ़ाया है। और आज भी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें कई चीजें और जो कई सिद्धांत है उनका जो गूढ़ है वो हमारी भारतीय संस्कृति से ही लिया गया है जी। पहली बात तो बहुत कुछ ऑलरेडी भारत दे चुका है इस दुनिया को, जो दुनिया ने बहुत बाद में पता करा। तो संस्कृत भाषा आने से ये है कि भाई एक तो हालांकि उन सबके तो अनुवाद अब आपको मिल जाते हैं, चाहे सुश्रुत संहिता हो चाहे चरक संहिता हो, लेकिन फिर भी एक संस्कृत भाषा आपको आए और उसी संस्कृत भाषा में आप आरोग्य के जो उपदेश है, और दीदी ना, और सबको खैर मैं संबोधित कर रहा हूँ कि ना सिर्फ ये संहिताएं, अपनी तो पुराणों में भी, जैसे गरुड़ पुराण में भी आरोग्य के इतने सारे नुस्खे और अचूक जो आयुर्वेद के दिए गए हैं नुस्खे। तो संस्कृत भाषा, मेरा मानना है कि संस्कृत भाषा में सब कुछ है, चिकित्सा भी है संस्कृत भाषा में। आप जो चीज का नाम लो वो है संस्कृत में, संस्कृत में लिखा गया है हर चीज के बारे में, बस आपको भाषा आए। तो ये है। बहुत बहुत बढ़िया। तो जैसे कि कालिदास जी के बारे में दीपक जी ने भी बताया, प्रसून जी ने भी बताया, क्योंकि वे हैं ही महाकवि। उनके लिए श्लोक भी आता है कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, मतलब क्या कि जब कवियों की गणना हो रही थी पुराने जमाने में कि कौन कौन अच्छे अच्छे कवि हैं, चलिए बताइए, तो ऐसे गिनने लगे कि पहले तो कालिदास, और उसके बाद उनकी लेवल का कोई कवि का नाम ही नहीं मिला। तो इस उंगली पे कोई दूसरा नाम ही नहीं आ पाया, और इसीलिए ये उंगली का नाम जो अनामिका है, जो रिंग फिंगर का, वह नाम सार्थक हो गया, क्योंकि कालिदास के बाद कोई भी ऐसे कवि उनके जैसे नहीं हो पाए। ये संपूर्ण जगत में हम देख सकते हैं कालिदास जी की कितनी ख्याति है कि विलियम जोन्स, शायद ये भी दीदी एक कारण है कि उनको कवि नहीं महाकवि कालिदास बोलते हैं। जी बिल्कुल। कवि तो बाकी सब है, वो महाकवि है, उनकी बात अलग है, वो छोड़ दो आप। जैसे मोहन राकेश जी का इन्होंने उदाहरण दिया, तो मेघदूत जो किताब है कालिदास जी की, उनकी शुरुआत ही होती है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे की, आषाढ़ महीने के पहले दिन वह, फिर वहां से काव्य शुरू होता है। और उसी पर मोहन राकेश जी ने एक किताब तक लिख दी, आषाढ़ का एक दिन। तो इस प्रकार से कई हम देख सकते हैं कि कालिदास जी से प्रभावित होकर हमारा भारतीय साहित्य बहुत आगे बढ़ा है। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रसून जी। स्वरांगी जी आप बताइए। पहले तो मेरी रुचि संस्कृत में 2 से 3 फैक्टर्स के लिए है। पहले तो ऑफ कोर्स जो मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ उसके लिए है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पूरे दुनिया की, कि पूरे दुनिया में कब से फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट हुआ, तब वो कालखंड बहुत ही अलग है। और भारत में जब एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट हुआ, फिजिक्स स्टार्ट हुआ, वो कालखंड बहुत ही अलग है। जब समय की गिनती ही नहीं करता था पूरा वर्ल्ड, तभी हमारे पास सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष से लेके सारे गणित तैयार थे। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ पे आर्यभट्ट भी हुए हैं, हमारे यहाँ पे महर्षि कणाद भी हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे मार्स पे जाने का गणित भी तैयार था, और हमारे यहाँ पे सबसे छोटा बिंदु अणु रेणु, इसके गणित भी तैयार थे। और सबसे अच्छी जो बात है जो हमें प्रभावित करती है, जिसके पास दुनिया का अब तक ध्यान नहीं गया, वह ये है कि हमने समय की जो आज की गणना है, ईस्वी सन 2000 हम बोलते हैं, 2020 बोलते हैं, उससे भी 4 से 5,000 वर्ष पहले सारे तारका समूह, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं, उनका मैपिंग कर लिया था। और सिर्फ मैपिंग ही नहीं किया था, उसके लिए आर्किटेक्चर भी था। हमारे मंदिर हो, हमारे कोई भी प्रकार का आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सब इसका महत्व दर्शाता है। और उसका बहुत ही आधुनिक उदाहरण बोले तो जंतर मंतर है, जो आपके जयपुर में ही है विपाशा जी। हाँ, हमारे जयपुर में। जी बिल्कुल। तो ये सब पुराने दौर से जो चल रहा है, वो धरोहर आज भी कायम है। ऐसा सिर्फ भारत है,
क्योंकि माया संस्कृति में, इजिप्शियन संस्कृति में जो भी हम पाते हैं, फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी के जो कुछ भी निशान मिलते हैं वहां पे, तो वो संस्कृतियां आज नहीं है। लेकिन भारत ऐसी एकमेव संस्कृति है जो इतने सालों से लेके आज तक अपनी धरोहर टिकाए हुए है। बहुत सुंदर। और दूसरा भी एक फैक्टर है इसमें, साइंस से ज्यादा भी, कि काव्य जो हम बोलते हैं, मुझे मराठी या हिंदी पोएम्स बहुत पसंद है। आपको पता है मेरी संस्कृत आपके जैसे अच्छी नहीं है, तो बहुत बार मैं पढ़ पाती हूँ लेकिन समझ नहीं पाती, तो आप समझा देती है मुझे। पर उसमें जो मजा आता है, वो जो संस्कृत की एक लय बनती है, जो रामायण महाभारत से काव्य से लेके कालिदास, महाकवि कालिदास जी तक, तो वो बहुत आकर्षित करती है। वाह। क्योंकि मुझे खुद को साहित्य में बहुत रुचि है, हिंदी या मराठी या अंग्रेजी हो, तो ये लय आप कहीं नहीं पाते, सिर्फ संस्कृत में ही पाते हैं। बहुत सुंदर। इसलिए संस्कृत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल की दुनिया जहाँ साइंस में और सब विषयों में तरक्की कर रही है, मॉडर्न हो रही है, वहां पे हमारे संस्कृत के शास्त्र तो पहले से ही एडवांस्ड थे। हजारों साल पहले से ही वहां पे एडवांसमेंट चल रहा है। अभी कोई एक नया आविष्कार या नई कोई खोज होती है तो संस्कृत के ग्रंथ वहीं से चिल्लाते कि हमने तो पहले ही कहा था। तो इस प्रकार के हमारे ग्रंथ, जहाँ पे सभी विज्ञान कहो, खगोल ज्ञान कहो, ज्योतिर्ज्ञान कहो, अलग अलग प्रकार की सभी विधाओं की सभी जानकारियां वहां पर उपलब्ध हैं। बहुत बढ़िया स्वरांगी जी। अब हम चलते हैं हमारे अगले अतिथि की और। सुलभ जी, वे बताएं कि आप इस विषय में क्या विचार रखते हैं। हाँ, जो अभी हमारे पहले सभी ने बोला, मेरा भी उसमें एक और पॉइंट ऐड करने की इच्छा हो रही है कि जब संस्कृत पढ़ने में ही इतना मजा आता है तो फिर अर्थ नहीं पता, और फिर भी पढ़ने में मजा आता है, तो फिर जब उसका अर्थ भी पता चलेगा जो पढ़ रहे हैं, तो फिर तो मजा ही कितना आएगा। तो इसीलिए भी संस्कृत व्याकरण के साथ में और उसकी जो वोकैबुलरी है वो भी जितनी ज्यादा सीख सके उसकी कोशिश रहती है। लेकिन फिर जब हम पढ़ते हैं और लोगों से सुनते हैं तो बोलते हैं आपकी जिंदगी चली जाएगी तो भी आप पूरी वोकैबुलरी तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इसकी वोकैबुलरी इतनी लार्ज है। लेकिन फिर भी मन तो करते हैं कि जितना ज्यादा सीख पाए तो सीखें से। हाँ, मेरे कोर्स में जो मैं एमए फिलॉसफी कर रहा था, तब एक बात पता चली कि हम लोग मैं एमए फिलॉसफी इंग्लिश मीडियम में कर रहा था, तो इंग्लिश में करने का एक मतलब अच्छा नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है कि आपको सारे ट्रांसलेशंस पढ़ने पड़ते हैं। मतलब हमने सारी जो फिलॉसफी पढ़ी, सारे जो सठ दर्शन वगैरह थे, जैन बौद्ध और चारवाक दर्शन भी, ऐसे 9 दर्शन, तो इन सब का हमने ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते टाइम हमेशा ये बात लगती थी कि कुछ ना कुछ रह जाता है। वो मूल जिसमें लिखा गया है, जैसे अपनी पूरी भारतीय जितने दर्शन शास्त्र है, वो या तो प्राकृत में, संस्कृत में, पाली में, इन भाषाओं में लिखे गए हैं। तो इन भाषाओं में लिखे गए हैं, लेकिन हम यदि उनको ट्रांसलेटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको पता होगा कि बहुत सारा ट्रांसलेशन ब्रिटिश इंडियंस ने किया है, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ था और उन्होंने किया है। उन्होंने संस्कृत सीखी और फिर उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। हमारे इंडियंस ने भी किया है, लेकिन उन्होंने काफी किया है, स्टार्ट उन्होंने किया था। तो फिर काफी लगता था कि ये जो मूल में लिखा गया है, जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, उस लैंग्वेज में पढ़ने से ही हमको ज्यादा समझ में आ सकता है, और ट्रांसलेशन में जो गलतियां भी हुई होंगी वो भी हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा इंडियन फिलोसफी को फिलोसफी की नजर से ना देख करके रिलीजन के तौर पे देखा जाता है, और उसका कारण भी मेन ये रहा कि जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उन्होंने इसका फॉर्मेट ही वो दे दिया कि ये भाई ये रिलीजन है, फिलोसफी है ही नहीं। जबकि हम जब पढ़ते हैं, मूल संस्कृत में पढ़ते हैं और इंडिया में देखते हैं, तो इतनी अच्छी फिलोसफी है कि जो वहाँ पे क्रम, वहाँ पे तो एक एक फिलोसफर्स होते हैं जो एक दूसरे को विरोध करते रहते हैं। यहाँ पे तो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई एक व्यक्तिगत फिलोसफर नहीं था, यहाँ पे तो स्कूल्स हैं, न्याय स्कूल, जैन स्कूल, मतलब पूरा एक बहुत बड़ा साम्राज्य है एक एक फिलोसफी का, और सबके अपने अपने साम्राज्य हैं जो अपनी पूरी फिलोसफी कहते हैं। तो मेरी बहुत इच्छा रहती थी कि हम इसको मूल में पढ़ें, और मूल में पढ़ने में हमको समझ में भी अच्छे से आएगा, और जो बात वहाँ पे कही गई है वो समझ में आएगी। तो और आगे चल के भी यदि हमको फिलोसफी में आगे काम करना है, जितना ज्यादा अच्छे से समझना है, तो जितना मूल से हम जुड़े रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और पक्षपात से भी बचे रहेंगे।
हाँ, यही बहुत मेन था। बढ़िया। संस्कृत से पढ़ने का ये फायदा है कि हमें पता चलेगा कि दर्शन और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। दर्शन एक विचारधारा है और वह किसी की भी कोई सी भी हो सकती है। तो यह बात हमें संस्कृत से पता चली। बहुत बहुत बढ़िया। आप लोगों के कई चीजें ऐसी सामने आई कि जिस प्रकार से हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज के कार्यक्रम का नाम है सुरवाणीम जनवाणीम कर्तुम। इसका अर्थ मैं आपको बता दूं, सुरवाणी अर्थात देववाणी। जो संस्कृत भाषा है उसको सुरवाणी नाम कहा जाता है। तो सुरवाणीम जनवाणीम कर्तुम कि आज का कार्यक्रम सुरवाणी को जनवाणी करने के लिए है। कि अकेले देववाणी है इसका मतलब देवों के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए यह संस्कृत भाषा है। इस प्रकार से आज का कार्यक्रम का नाम है। उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मेरे एक मित्र ने, जब मैंने मेरे मित्र को बताया कि हम संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम संस्कृत सप्ताह तो संस्कृत वालों के लिए ही करते हो, बस संस्कृत वाले आपस में कर लेते हो। तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे ऐसा नहीं है। तो बोले तो फिर दूसरों को भी तो करो। तो मैं अभी आज जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी कि हम क्या कर सकते हैं कि संस्कृत मात्र संस्कृत भाषी लोगों के बीच में सीमित ना रहे, अपितु सब लोगों के प्रति जाए। एक और आक्षेप आता है कि यह धर्म विशेष की भाषा है, परंतु ये बात बताना चाहूंगी कि कई चीजें अलग अलग चीजों से संबंधित हो सकती है। जैसे ताजमहल भारत का है, आईफिल टावर फ्रांस का है, अयोध्या नेपाल का है, पर जो भाषा है किसी भी, जो मैंने एक जगह सुना था, अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक सेशन हुआ था, वहां पे मैंने सुना था कि किसी मजहब की भाषा तो हो सकती है पर भाषा का कोई मजहब नहीं होता। तो इसलिए ये जो भाषा है संस्कृत भाषा, इसको हम क्या किस प्रकार से, आप लोग क्योंकि अलग स्ट्रीम से हैं और आप लोगों को संस्कृत ने अट्रैक्ट किया, तो ऐसे ही और भी जो लोग हैं जो अभी संस्कृत से अनभिज्ञ हैं, संस्कृत को डेड लैंग्वेज मानते हैं, संस्कृत पढ़ने वालों को ऐसे मानते हैं जैसे आउटडेटेड लोग हैं, उन लोगों के बीच में संस्कृत को कैसे एक्सेसिबल बनाएं, कैसे उन लोगों के बीच में हम रुचि जागृत कर सकते हैं, यह मेरा प्रश्न आप लोगों से है। आप लोगों से सुझाव अपेक्षित है। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं दीपक जी से। जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। जी मैं शुरुआत करूं? हाँ जी करिए। जी जी तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भाषा, जैसे आपने कहा, भाषा की कोई मजहब नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। भाषा तो उसकी है जो इस्तेमाल कर ले उस भाषा का। तो अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो सकता है भाषा का। भाषा केवल बोलने से ही नहीं, बल्कि भाषा में बहुत सारे तत्व है, साहित्य है, दर्शन है। हमारे संस्कृत तो एक भाषा साहित्य पैकेज है, उसमें तो हमें तकनीक भी मिलता है, साहित्य भी, जो लेखन है वो भी मिलता है, उसमें हमें विज्ञान भी मिलता है, खगोल शास्त्र भी मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। तो उस पैकेज का इस्तेमाल हम लोग जब कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये डेड लैंग्वेज है। और अब कैसे जन भाषा बने, तो मैं तो यही कहूंगा कि हम जन जन तक इसकी चर्चा करेंगे। जब आज का जो कार्यक्रम है ये एक कदम है उसी ओर, जन भाषा बनाने की ओर। और आपका ये बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया था कि हम बाकी स्ट्रीम्स के लोगों के साथ बात करें, और यही शुरुआत है और इसी को हमें आगे बढ़ाना है कि हम जब चर्चा करेंगे एक दूसरे के साथ, तो तब हम समझेंगे कि संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत साहित्य क्या है, और इसी से तो जन भाषा बनेगी और जन भाषा बन रही है। मैं खुद हमारे भाई यहाँ पे दीप ज्योति जी हैं, हम लोग अपने कॉलेज में सेंट स्टीफेंस में बातें करते थे, एक रूम में बैठ के हम लोग डिबेट सब करते थे, भाई संस्कृत भाषा में क्या है, साहित्य में कुछ। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को संस्कृत के बारे में मिला और जागरूकता फैली और जिज्ञासा हुआ। उसी तरह हम अपने अंग्रेजी के भी जो स्ट्रीम के छात्र हैं उनसे मैंने चर्चा की, फिर हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करते थे। तो ये एक मीडियम है
हम लोग चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ेगा। अब मैं एक चीज जरूर सुझाव देता हूँ कि होता क्या है कि जब हमें कोई नई डिस्कवरी सुनने को मिलती है बाहर से कि ये नया टेक्नोलॉजी हुआ है, नया इनोवेशन हुआ है, तो हमें पता चलता है, हम जब गौर करते हैं अपने शास्त्रों पे, अपने साहित्य पे, पुरातन लेखन पे, तो हमें पता चलता है इसका तो पहले ही हमें मिलता है जिक्र अपने साहित्य में, संस्कृत में। तो हमें अब जरूरत है कि हम पहले जाकर दुनिया में बताएं कि देखिए ये चीज आपके पास, दुनिया के पास नहीं है, टेक्नोलॉजी के में नहीं है, साइंस में नहीं है, लेकिन हमारे पास है। यानी कि अब हमें आगे आने की जरूरत है और हम इंटरडिसिप्लिनरी होकर हम लोग रिसर्च करें। और अगर हमारे यहाँ संकल्पना थी ब्रह्मास्त्र की, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र था। अगर हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, हमारे यहाँ विमान शास्त्र है, तो निश्चित रूप से उस दिशा में हमें अनुसंधान करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है कि अनुसंधान आगे बढ़े और दुनिया के पास हम सबसे पहले बताएं। और उसी तरह अगर हमारे यहाँ संजीवनी बूटी थी, तो निश्चित रूप से हम उसमें जितना भी हमारा साहित्य है खंगाल कर, हमें रिसर्च करके दुनिया के सामने इस चीज को हम स्थापित कर भी रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा गति लाने की जरूरत है। और आपस में चर्चा करेंगे जब हम संस्कृत पे, ऐसे वेबिनार्स, ऐसे सेमिनार्स भी करेंगे, और तो निश्चित रूप से ये जनभाषा बनती जाएगी, बन रही है और बनेगी जरूर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दीपक जी। तो संस्कृत भाषा अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो इसमें संस्कृत का नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान है कि हम कितने सारे रहस्यों से वंचित रह रहे हैं। इसी विषय में प्रसून जी आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहले तो जो आज ये आपने समागम करवाया, सेशन करवाया, इस तरह के सेशंस की बड़ी जरूरत है कि जो नॉन संस्कृत लर्निंग, जो संस्कृत के स्टूडेंट्स नहीं है, उनको भी आप एकत्रित करें। क्योंकि अपन जब किसी सब्जेक्ट के प्रति कुछ करने लगते हैं या अपन उस सब्जेक्ट के लिए एनरोल कर लेते हैं, तो ज्यादातर ये भावना आ जाती है कि भाई हम तो स्टूडेंट्स हैं, एंड देन वी डू थिंग्स विद इन दैट लॉबी ओनली। अपन बाहर वालों को भूल जाते हैं, अपने को लगता है भाई संस्कृत हमारी है, हम पढ़ रहे हैं। हम जैसे मैं मेडिकल में हूँ, भाई एमबीबीएस मेरी है, मेडिकल का ज्ञान मेरा है, मैं 4 डॉक्टरों में बोलकर नहीं, ज्ञान तो सबका है, ज्ञान अथाह है, सबका है, जिसे उठाना है उठाओ, लूट लो नसीबों वाले, लूट मच रही है सामान की। तो ये ज्ञान वैसा है। तो एक तो इसको अपन लोग संकुचित ना करें, और इस तरह से नॉन संस्कृत स्पीकर्स या नॉन संस्कृत लर्नर्स को भी अपन साथ लें, जो आज आपने बड़ी अच्छी ऐसी कोशिश की इस तरह की। ये सबसे पहला कदम है इसमें। दूसरी बात, मैं स्वरांगी जी को बड़ा शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो मर्चेंडाइज बना रही है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में स्टार्ट करता हूँ। क्यूबा के एक कम्युनिस्ट नेता हुए हैं चे गुएवारा। आज चे गुएवारा को मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि एक टाइम आया था जब आप देखते होंगे कि टी शर्ट्स पर चे गुएवारा की शक्ल बनी हुई होती थी। व्हेन पीपल डिड नॉट इवन नो कि ये कौन है, तो भी वो उसकी टी शर्ट पहनते थे। ऐसे ही एक आर्टिस्ट हुई है फ्रीडा कालो, शी वाज अ पेंटर। उनकी फोटो बहुत पॉपुलर है, हर जगह आपको टी शर्ट्स पर उनकी फोटो छपी हुई मिल जाएगी। कोई एक किसी ने डोनेट कर दी किसी शोषित वर्ग के किसी बंदे को, किसी भिखारी को, वो भी पहन के घूम रहा है, वो जानता भी नहीं है कि उसने किसी आर्टिस्ट को पहना हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो एक मर्चेंडाइज, जो गुडीज आप संस्कृत की बना रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए स्वरांगी जी को मैं बड़ी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि टी शर्ट पर आपने संस्कृत का कुछ पहना हुआ है, कप में आप संस्कृत का कुछ लिखा है और आप बैठ के पी रहे हैं, तो यही संस्कृत का प्रसार है। संस्कृत भी, क्योंकि देखें अब पुराना जमाना निकल गया, अब कालिदास या पुराणों का जमाना तो है नहीं कि अपन संस्कृत को उसी तरीके से समझें। अब नए सांचों में ढालकर संस्कृत को हमें समझना होगा। संस्कृत को हमें अब की प्रासंगिकता की नजरिए से देखना होगा। अब ये संस्कृत वाल्मीकि के समय की या कालिदास के समय की नहीं है, ये संस्कृत 2020 ईस्वी की संस्कृत है, तो इसको उसी नजरिए से देखना होगा। कुछ पेजेस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मीम्स का आजकल बहुत कल्चर है, तो संस्कृत मीम्स के कुछ पेजेस चल रहे हैं। तो यही तरीका है कि जन जन तक अपन पहुंचे, क्योंकि अब यही चीजें हैं। अब कल्चर और किताब पढ़ने का कल्चर बड़ा कम हो गया है, तो मर्चेंडाइज बनाना, इस तरह के सेशंस करना, संस्कृत के मीम्स करना, ये चीजें हैं कि संस्कृत को हम लोग, क्योंकि आजकल जो है असल चीज को देखा नहीं जाता, आजकल इन फैशन क्या है वो देखते हैं। तो हम भी अब इन फैशन लाएंगे संस्कृत को। और संस्कृत से ज्यादा फैशनेबल क्या है? ये अंग्रेजी हिंदी क्या बेचती है, संस्कृत से ज्यादा फैशनेबल क्या है? अभिज्ञानम शकुंतलम से ज्यादा फैशनेबल क्या है, आप मुझे बताओ। तो ये एक तरीका कर सकते हैं। तो यही बस मैं कहना चाहूंगा, और बहुत ऐसे होते रहे सेशंस, और बस।
माल वही है, बस पैकिंग बदल कर देनी है। हाँ, ये यहाँ सही पर पकड़े हैं दीदी, सही पकड़े हैं। तो वह काम हम सब लोग निश्चित ही साथ में मिलकर करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि संस्कृत पढ़ते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा कि अरे आप संस्कृत पढ़ते हैं। हम संस्कृत पढ़ते हैं बस, जस्ट लाइक हाँ। एनी अदर थिंग हम करते हैं, सो आप भी करो, इट्स क्वाइट फैशनेबल, इट्स इन फैशन। वह दिन भी दूर नहीं कि जब संस्कृत बोलना कूल होगा। तो चलिए हाँ। उस दिन की ओर हम बढ़ते हैं। स्वरांगी जी से अब उनके विचार सुनते हैं। पहले तो मैं प्रसून जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे मन की बात उन्होंने बोल दी अभी, तो क्योंकि यही है जो मुझे बताना है सबको कि आज के जमाने में जहाँ अंग्रेजी तो सभी बोलते हैं, अंग्रेजी तो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, शायद 100 साल भी नहीं हुए कि वो हमारे देश में आ गई है, फिर भी सभी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैशन है। सब समझते हैं कि अंग्रेजी आई तो हम बहुत सीखे हुए हैं, हमें बहुत पढ़ना लिखना आता है, ऐसी एक सोच बन गई है। तो ये सोच अगर हमें बदलनी है तो उसके लिए सबसे प्रभावी माध्यम होता है दूसरा फैशन लाओ जो उससे भी ज्यादा अच्छा लगे। तो संस्कृत तो अभी भी दिलों से जुड़ी हुई है, अभी भी हमारे मिट्टी का जो सुगंध है वो संस्कृत में ही आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर हम अपने प्राइड को दिखाए कि संस्कृत के लिए हम प्राउड है, ये अगर हम दिखाए तो और 4 लोग कुछ जानकारी ना होते हुए भी जुड़ते हैं, और जिनको जानकारी लेनी है वो तो जुड़ने वाले ही हैं। जितना हम आउटरीच बढ़ाएंगे उतने जानकारी लेने के लिए जो हमारे उत्सुक लोग हैं हमारे जनरेशन के, वो हमसे जुड़ने वाले हैं ही। लेकिन अब हमें अगर ऐसे मास में लोगों को संस्कृत के यहाँ प्रति रुचि पैदा करनी हो और हमारे यहाँ पे आकर्षित करना हो, तो ये सबसे आसान और सबसे इजी, सबसे प्रभावी तरीका साबित होगा। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि 8वीं से 10वीं कक्षा तक मैंने संस्कृत पढ़ी है, और तब मुझे हमारे पुस्तक के जो 2 सेक्शन होते थे उसमें से एक सेक्शन बड़ा पसंद था जहाँ गद्य और पद्य होता था संस्कृत का। वहां पे संस्कृत का बहुत ही अच्छा लय में वाचन कर सकते थे, अलग अलग शब्द पता चलते थे। लेकिन उसका सेकंड सेक्शन होता था व्याकरण, और उसमें बड़े बड़े टेबल होते थे, देवः देवौ देवाः से लेके कवि नदी तक। तो वो सेक्शन था जिससे मैं डरती थी और आज भी डरती हूँ। तो मेरा मानना ऐसा है कि संस्कृत के छात्रा तो जैसे आप पीएचडी कर रही है, आप डॉक्टरेट पाएंगी उसमें, उनके लिए तो ये सेक्शन शायद आसान होगा, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये डरावना है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके इसको थोड़ा सा सिंपल बनाएं। संस्कृत बोलने के लिए बहुत सिंपल है, हम सब आगे आके सीखने के लिए उसको सिंपल बनाएं कि ताकि छात्राओं को, यंग जनरेशन को उसका डर ना लगे, वो डर के ही दूर चले जाने वाले लोग भी जुड़ के रहे। इसलिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम अपने मातृभाषा का व्याकरण कभी नहीं सीखते, हम उसको बोलने को सीखते हैं। जैसे मराठी मुझे बचपन से आती है, उसका व्याकरण मैंने शायद सिर्फ बुक्स में ही पढ़ा, कभी व्याकरण यूज करने का ऐसे जिम्मा नहीं होता हमारा। बहुत सुंदर। तो अगर हम संस्कृत बोलने लगे, अगर हम संस्कृत को इजी करें, जैसे हम ऐसे ही बोल देते हैं स्वैग है ना, वैसे कुछ संस्कृत में अगर हम बोलने लगे तो संस्कृत बहुत इजी हो जाएगा। तो हमें ये आज इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए संस्कृत दिन पे या संस्कृत सप्ताह में, कि हम ऐसे छोटे छोटे शब्द लाए हमारे ही जीवन में जो इम्पोर्टेंट है, जो हम बार बार यूज कर सके, इजी है, जिसका मतलब सबको पता चले, और उससे संस्कृत एक वाइड स्प्रेड लैंग्वेज बने। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अब जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको फिजिक्स में या साइंस में रुचि है, उन लोगों को ये 99% टाइम्स पता ही नहीं होता कि संस्कृत में आपको इससे रिलेटेड कुछ पढ़ने मिलेगा, या इससे रिलेटेड कुछ हमारे इतिहास में भी था, या हम इतने एडवांस थे पहले। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को ये पता ही नहीं है। तो आयुर्वेद के बारे में या हमारे एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए
उनके रुचि के विषय का टेक्स्ट जो है, जो लिटरेचर है, वो उनके यहाँ तक पहुंचना चाहिए और उनको ट्रांसलेट करके या उनको समझे ऐसे लैंग्वेज में हमें उनको ये बताना भी होगा कि हाँ, हमारे पास भी आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं वो सब मटेरियल अवेलेबल है, तभी संस्कृत एक सुंदर भाषा बन पाएगी हमारे लिए। बहुत सुंदर, बहुत और बढ़िया। सुंदर तो संस्कृत है, सुलभ बन पाएगी, ये ज्यादा अच्छा सुलभ रहेगा। जी विराजमान भी है। सुंदर अपने आप में संस्कृत शब्द है, सुंदर। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ सुलभ जी, अब संस्कृत का ही आप पर्याय है सुंदर। जी। संस्कृत का ही पर्यायवाची है सुंदर। हाँ सुंदर बिल्कुल। संस्कृत एक ही बात है। संस्कृत अर्थात शुद्ध, परिष्कृत। हाँ नहीं तो नहीं, वो तो है ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब आजकल अपन ये हाँ पर्याय बना दो कि सुंदर संस्कृत का पर्याय है। उससे बहुत सुंदर क्या बढ़िया। है? सुंदर और को संस्कृत का बात ऐसी विशेषण है, ना रहने दो, पर्यायवाची बना दो। वाह। संस्कृत जी, इज बात द ऐसी है, सुंदर। अगर संस्कृत नहीं, अगर सुंदरता नहीं तो हम भी नहीं, हमारी संस्कृति भी नहीं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वही हमारी जड़ है, मूल है, और उसी से हम सब लोग इतने बड़े हुए हैं। कोई जी भी सुलभ। संस्कृति हो, दुनिया में कोई भी संस्कृति हो, अपनी मातृभाषा को या मूल भाषा को छोड़ के वो कभी जिंदा नहीं रही। बिल्कुल, तो बहुत। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है तो बिल्कुल, संस्कृत को जिंदा शोभनम। रखना ही होगा। हाँ शोभनम, दीपक जी कह रहे हैं शोभनम। शोभनम, क्योंकि जापान और बाकी देशों ने क्यों इतनी ज्यादा अपनी ही भाषा पे उन्होंने जोर दिया। अपनी भाषा पे वो लोग सारे साहित्य को, इवन शेक्सपियर को भी वो जापानीज में पढ़ते हैं, और वो लोग तकनीक का विकास भी किए उसमें अपनी जापानीज भाषा में, और अपना सारा अनुसंधान करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं औपनिवेशिक चक्रव्यूह में आ गए। लेकिन एक बात और है कि हम लोग अपने ट्रेडिशन से विमुख भी हुए हैं अब। तभी ये अंग्रेज लोगों ने शास्त्र वगैरह कई सारी चीजें हमें, बहुत सारे लोगों, कुछ लोगों को पता थी, जो उच्च वर्ग में थे, थोड़ा प्रिविलेज थे, वो लोग को मालूम था संस्कृत साहित्य का, लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया। और इसके फलस्वरूप अंग्रेज लोग आए, उन्होंने अपने अनुसार संस्कृत भाषा का वो ओरिएंटलिज्म चलाया उन्होंने, और उन्होंने अपने अनुसार ट्रांसलेशन किया। तो एक तरफ तो जागरूकता फैली विश्व में, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी अपनी समझ थी वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले ली, और कुछ हद तक हमने गलतियां की हैं, उसको हम दोहराना नहीं चाहेंगे, और अपने ट्रेडिशन को अपने स्वयं ही आगे बढ़ाना ही सब सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं जागरूक सबकी तरफ से होना पड़ेगा, और जन की भाषा बन जाएगी तब कोई भी ऐसा दूसरा फॉरेन वाला आके नहीं कहेगा कि भैया आपका नॉलेज सिस्टम तो हमने इजाद किया, आपका ट्रांसलेशन हमने किया। ये कोई कहने वाला नहीं रह जाएगा। निश्चय ही, निश्चय ही, बहुत सुंदर जी। हाँ बोले। हाँ हाँ, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा भी है और मतलब आज के टाइम पे बहुत जरूरी भी है। हम लोग जब बचपन में, मतलब जब 7th 8th 9th 10th में हम लोगों ने जब संस्कृत पढ़ी, तो ये बात तो पक्की है कि हमारे लिए एक्सेसिबल थी। मतलब संस्कृत हम सभी के पास एक्सेसिबल तो है, और आज के इंटरनेट के टाइम पे भी हम ये नहीं बोल सकते कि कोई चीज हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। अब जो आप म्यूट हो गए हैं जी। जी हाँ हाँ हेलो। हाँ, हाँ तो हर एक चीज हमारे पास एक्सेसिबल तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उससे दूर क्यों हो जाते हैं फिर। तो दूर होने का कारण एक यही है कि हम उसका हम लोगों को ये नहीं बता पाते हैं कि इसका यूसेज भी है। आप यदि उसका यूसेज भी सभी को, मतलब हम यदि बचपन से ही जब हम संस्कृत पढ़ रहे थे तो उस लैंग्वेज का यूज भी हम कहाँ कर सकते हैं, तो हम उससे जुड़े रहते हैं। मतलब यदि हमको उसकी आवश्यकता लगनी चालू हो जाए तो फिर हम अपने आप उसकी ओर खिंचते चले जाएंगे। जैसे मुझे भी अभी संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता लग रही है, मुझे जरूरी है, नहीं पढ़ूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रहने ही वाली है, तो फिर मैं अपने आप ही उस संस्कृत सीखने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे ही उसकी आवश्यकता क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो कैसे क्रिएट होगी कि जब हम बोल ही रहे हैं कि हर एक चीज संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत साहित्य में पहले से ही उपलब्ध है, तो वो जैसे जैसे बाहर निकलेगी, पूरी बाहर नहीं निकले, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि उसमें ये है, इतना भी लोगों को पता चल जाए तो लोग वहां जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे तो सीखेंगे। दूसरा एक बहुत मतलब हमने सीखी एक चीज, किसी को देनी है ना
तो हर चीज लिखने लग जाए, हर जगह वो चीज सॉरी, आपकी आवाज सही नहीं आ मर्चेंडाइज रही के है। थ्रू हो रहा है। हाँ, आ, थोड़ा आप वापस बोले। हाँ हेलो, जी जी, ये आखिरी लाइन से आप वापस बोले। वो एक कॉल आ गया था तो हाँ, मैं बोल रहा था किसी चीज को प्रमोट करना होता है, मूवी प्रमोशन आजकल हम देखते हैं तो क्या होता है कि जहां देखो, टीवी पे देखो तो सोशल मीडिया पे देखो तो सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह जहां देखो वहां उस मूवी का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। ऐसे ही हर जगह हम संस्कृत पहुंचा दें, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे मूवीज के डायलॉग में हो, कहीं भी मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखा हो तो उसमें भी आधी लाइन यदि संस्कृत की दिख रही होगी ना, तो मतलब हर एक जगह जहाँ पे भी हम देखें वहां हमको संस्कृत दिखने लग जाए, तो फिर समझो कि लोग संस्कृत को समझना नहीं भूलेंगे। और दूसरा एक और लास्ट समझिए कि हम कोई चीज किसी को सिखाते हैं तो वो ऐसे सिखाएं कि पता भी नहीं चले कि हम सिखा रहे हैं। मतलब जैसे हम बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी चीज सिखाते हैं तो उसे तो लगता है हम खेल, लेकिन हमको पता है बेटा अकेले खेल नहीं रहे, तुम्हें सिखा भी रहे हैं, तो वो सीख भी रहा है और खेल भी रहा है। खेल के माध्यम से बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो ऐसे संस्कृत में चालू किए जाएं जिसमें हमारा मूल उद्देश्य तो उनको वो संस्कृत सिखाना है, लेकिन पता ही नहीं चले कि भाई वो तुम संस्कृत सीख रहे हो और वो उसमें पार्टिसिपेट करें और आराम से संस्कृत सीखें। तो यही है। आजकल जैसे लोग सॉन्ग सुनते हैं तो गाने भी संस्कृत में आने लगे, काव्य तो हमारे उपलब्ध, लेकिन सॉन्ग के फॉर्म में भी यदि आने लग जाए कई तो गाने मतलब स्कोप काफी। हाँ वार्तावली, डीडी न्यूज की तरफ से एक वार्तावली करके शो आता है डीडी न्यूज पर, संस्कृत का ही। वह प्रयास कर रहे हैं, कई बॉलीवुड गानों का उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेशन भी किया हुआ है, और ऐसे कई लोग कोशिश कर रहे हैं। बस जरूरत है उसे सब तक पहुंचाने की, सबको बताने की कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, क्योंकि सभी लोग जितना बन पड़ रहा है अपने अपने तरफ से संस्कृत के लिए कर ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे सुलभ जी ने कहा कि मेरा खेल खेल। एक और पॉइंट मैं जी बोलना हाँ, चाह रहा आप था। बोलिए प्लीज। हाँ, मैं एक और छोटा सा पॉइंट माइंड में आया था कि हम आज के टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट संस्कृत से पढ़ाना चालू करें। यदि आपको किसी को संस्कृत अभी पढ़ाना है तो आपको इंग्लिश के बेस के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ने जो रूप ले लिया है आज विश्व में, तो यदि जो संस्कृत के जानकार हैं वो इंग्लिश के भी जानकार हों तो उससे काफी फर्क पड़ने वाला है। मतलब आज एकेडमिक वर्ल्ड में भी हमारी क्या हालत है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स, जैसे दर्शन शास्त्र के बारे में मैं लूं तो उनको फिलॉसफी संस्कृत में बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो इंग्लिश एकेडमिक वर्ल्ड से इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश में थोड़ी कमजोरी है। तो यदि इंग्लिश में भी उनकी थोड़ी पकड़ हो, बेसिक पकड़ हो, तो फिर वो संस्कृत को और अच्छे मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ बेसिक नॉलेज, तो वो भी है। दूसरा, एक एक संस्कृति में भाषा बिल्कुल स्वयं एक संस्कृति होती है। सही तो फरमा रहे भाषा यदि हमको ख्याल में है तो हम किसी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, और इसीलिए हमको संस्कृत को जीवित रखने की बहुत जरूरत है। बहुत सुंदर। क्योंकि हैं। क्या है कि कितने बिल्कुल, ही मैं सारे। इसी में सर मैम जोड़ना चाहूंगा। जी दीपक जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने जब संस्कृत के जैसे महाभारत पढ़ रहा हूँ या फिर मैं मृच्छकटिकम पढ़ रहा हूँ, उस पे मैं एकेडमिक पेपर्स देख रहा था, तो जेस्टोर वगैरह पे मैं देख रहा हूँ तो कई विदेशी ऑथर्स ने लिखा है, कुछ देश में भी लिखा है, तो उन्होंने इंग्लिश स्ट्रीम किया है, उन्होंने संस्कृत ट्रांसलेशन से समझा है, लेकिन वो लोग लिख रहे हैं। तो अब बहुत जरूरी हो गया है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखें और मल्टीलिंगुअल अप्रोच रखने के साथ साथ हम लोग संस्कृत में जो साहित्य है, जो रिसर्च होना चाहिए, उसको हम अंग्रेजी के भी माध्यम से पहुंचाएं, हिंदी के भी माध्यम से पहुंचाएं, जैसा कि भाई अभी कह रहे थे। और साथ साथ सोशल मीडिया का अब मैं एक जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे होने चाहिए जो कि सुलभ हो और आसानी से लोग पहुंचेंगे, उन तक नॉलेज पहुंचेगी, और सॉन्ग्स हो सकते हैं, पॉपुलर एंटरटेनमेंट चीजें हो सकती हैं, फिर ज्ञानवर्धक भी चीजें हो सकती हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है, और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक वगैरह। तो इस सब का कैंपेन थोड़ा स्टूडेंट्स को भी इस चीज को आगे आकर
करना चाहिए, और एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की तो आवश्यकता होती है आगे चलकर। तो हमें थोड़ा गवर्नमेंट को भी और जो यूनिवर्सिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग कर सकते हैं, वो थोड़ा इंसेंटिव्स ऐसे लाने चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो, कंपटीशंस आयोजित हो, जिसमें कि इंसेंटिव्स हो, अच्छे खासे लोग आकर्षित हों और इसकी ओर बढ़े। तो ये थोड़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी रिसर्च को बढ़ाया देना चाहिए, सेमिनार्स वगैरह हो, स्कॉलर्स आए और कंपटीशंस वगैरह भी स्टूडेंट्स को मिले। तो इस तरीके से माने बैलेंस हो, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी और स्टूडेंट्स सब मिलके सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इसको हम आगे बढ़ा सकते। बहुत सुंदर। मुझे इतनी खुशी हो रही है आज आप लोगों की, लाइक दूसरे लोग भी संस्कृत के लिए कितना सोचते हैं, और इनमें से कई चीजें ऐसी है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं सोची, और अभी सोच सोच के आइडियाज आ रहे हैं कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के विचार सुनकर बहुत खुशी हुई। स्वरांगी जी कुछ कहना चाह रही हैं इसी में। विपाशा जी, मैं एक ऐड करना चाहती हूँ। अभी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि सिर्फ हम नहीं, इंस्टीट्यूट्स ने भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करना होगा जब हमें संस्कृत ग्लोबल बनाना है। तो मुझे ऐसे लगता है, पहली बात तो रिसर्च का उन्होंने जो कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो बहुत बार ऐसा कह देते हैं, जब हम रामायण के बारे में बात कर रहे हो, महाभारत के बारे में बात कर रहे हो, या कोई भी ऐतिहासिक बारे में बात कर रहे हो, तब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक खंड काव्य है, ये एक महाकाव्य है और ये सिर्फ लिटरेचर है। तो बहुत लोगों को ये यकीन दिलाना अभी बाकी है कि ये हमारा इतिहास है। सिर्फ रामायण महाभारत ही नहीं, तो जो कुछ भी संशोधन भारत में हुए हैं वो हमारा इतिहास है। ये हमें दुनिया को बार बार बताना होगा, और उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, बहुत सारी चीजें जरूरी है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी जो मुझे बचपन से टोकती आ रही है, जब हम फॉर्म भरते हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज का, तब हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं लैंग्वेज लेने के। एक होती है हमारी मातृभाषा जो मेरी मराठी है, फिर आता ही है अंग्रेजी, और फिर थर्ड आता है आपको हिंदी लेना है या संस्कृत। तो ये नहीं होना चाहिए। संस्कृत को आप ऑप्शनल रखते हो और इंग्लिश को कंपलसरी, ये नहीं होना चाहिए। ये भी एक इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए, या हमारे यंग जनरेशन को ये समझना चाहिए कि धीरे धीरे हमें संस्कृत को मेन स्ट्रीम बनाना है, विदेशी भाषाओं को नहीं। या जो फ्रेंच और स्पेनिश से कॉम्पीट करवाते हैं संस्कृत को, कि स्कूल में 8वीं कक्षा से आपको स्पेनिश लेनी है, फ्रेंच लेनी है या संस्कृत, ये नहीं होना चाहिए। वो हमारी भाषा है, वो कंपलसरी होनी चाहिए, ना कि ये विदेशी भाषा है। और हमारे ऊपर ही दारोमदार है कि अभी हम संस्कृत का जो आधुनिक। एक बात मैं दीदी बोलना चाहूंगा कि स्वरांगी जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली। देखें, जहां तक अंग्रेजी की बात है, इट इज नो मोर अ फॉरेन लैंग्वेज। ये तो अब क्या हो गया है कि वो तो एक माध्यम बन गया है, सारी किताबें अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी की जगह संस्कृत डालना तो मेरे जरा कम समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये बात जो इन्होंने बोली, ये मैं भी कई बार सोच चुका हूँ कि 8वीं में ऑप्शन हिंदी संस्कृत में क्यों। सो कैरी ऑन विद ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ना, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी जाने दो आगे तक, 10वीं तक, क्या दिक्कत है भाई। हिंदी संस्कृत में एक ऑप्शन क्यों, वो दोनों ही हमारी भाषाएं हैं। और वो बात बिल्कुल सच है कि भाई स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज आपको सीखनी है, इसके तो भाई संस्कृत ही सीख लो, दैट इज मच मच बेटर। सो रादर देन गिविंग दोज ऑप्शन, आप संस्कृत का अगर आप ऑप्शन दें। और दूसरी बात, उस पर भी मुझे बड़ा समर्थन करना था जो उन्होंने कही थी कि भाई मल्टीलिंगुअल अप्रोच आपको अब करनी पड़ेगी, इंटरडिसिप्लिनरी, फॉर द कि इनोवेशन अपन कर पाए भाई संस्कृत टीचिंग और संस्कृत लर्निंग में। तो माध्यम अपना कोई भी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो अपना, लेकिन माध्यम कोई भी हो, लेकिन अपना जो डेस्टिनेशन है, जहां अपने को पहुंचना है, वो संस्कृत होना चाहिए। पहुंचना अपने को संस्कृत पर है, पहुंचे अपन किसी भी माध्यम से, वो इतना बड़ा सवाल नहीं है। फ्रेंच, तो जर्मन कहना चाहूंगी जो स्कूल में सीख रहे हैं, जो कि हो सकता है कि उसमें से 90% लोग कभी उस देशों में जाएंगे भी नहीं। जो भारत एक जुमला बड़ा है वो भारतीय भाषा में भी ऑप्शन कर रहे हैं। आजकल कुछ बड़े जुमले पॉपुलर हो गए हैं कि आप किसी को भी देखते हो। हाँ। एक अपन अंग्रेजी में बहुत कॉमनली बोलते हैं सीज द डे, कि भाई दिन को अच्छा बनाओ। तो उसके लिए कॉमनली लोग बोलेंगे कैर्पी डेम। कैर्पी डेम ना अंग्रेजी का शब्द है ना हिंदी का शब्द है, ये शायद फ्रेंच या स्पेनिश या किसी भाषा का शब्द है।
तो वो इतना चलन में आया कि लोग यूज करने लग गए नॉर्मली। ऐसे ही कई लोग बोलते हैं कि सेरा सेरा, कि भाई जो भी हो सो हो। वो ना अंग्रेजी का शब्द है ना हिंदी का शब्द है, लेकिन ये भारी भाषाओं का प्रभाव है कि आज एक एवरेज आदमी फ्रेंच में बॉन्जोर और बॉन्सोर तो जानता है कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग होता है, लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये इन भारी भाषाओं का प्रभाव है। तो इसकी जगह अगर संस्कृत हो तो जरा बेहतर था, मेरा ये कहना है। ये बहुत कॉमन जुमले हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ स्वरानी। मेरा तो और भी कहना है कि स्पेनिश फ्रेंच जरूर सीखिए, लेकिन संस्कृत के साथ, क्योंकि आपको स्पेन और फ्रेंच में जाके भी संस्कृत सिखानी है एक दिन। बहुत बढ़िया। ये हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, बिल्कुल सही। एक संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस, आपने सुना भी होगा। All the European languages and many of the Indo-Aryan languages such as Sindhi, even Marathi she was talking about, all the Dravidian languages, they have got many, मतलब उनमें कई शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। तो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का जो ग्रुप है वो तो, और द्रविडियन लैंग्वेजेस का, उनकी तो माँ है ही संस्कृत। हम भी अपनी रोज परिवार जो है भाषाओं का, उनकी जननी, हाँ, संस्कृत उनकी जननी है ही संस्कृत। और अपन भी अपनी रोज बोलचाली भाषा में कितने संस्कृत के शब्द बोल जाते हैं, शायद ही अपने को भी नहीं पता। और कई संस्कृत शब्दों के तो अंग्रेजी और हिंदी मतलब हमको भी नहीं पता होंगे, ये भी एक बात है। चलिए, मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता, एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ सुलभ जी, मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा था, अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक नई बात पता चली कि जर्मन, ये जो जर्मनी है ना, जर्मनी, ये जर्मन शब्द भी अपने संस्कृत से ही निकला है, श्रमण। तो श्रमण से जर्मन निकला है, क्योंकि जर्मन में एस को जेड पढ़ा जाता है, उसका जो उच्चारण होता है वो ज होता है एस को, तो वो जर्मन वो श्रमण से निकला है। तो आप देखो तो ऐसे यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत, आप ऐसे सर्च करो, रिसर्च करो, तो बहुत कुछ आपको संस्कृत का ही मतलब बेस में जाके संस्कृत मिलने वाली है, फाउंडेशन में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि एक पॉइंट सुलभ जी ने कहा था कि खेल खेल में संस्कृत सिखाई जाए, तो इसीलिए एक छोटा सा खेल आप लोगों के लिए लास्ट में जाते जाते रखा है, और इसमें आप सभी लोगों के लिए एक रैपिड फायर राउंड है, जिसमें मैं आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछूंगी और देखते हैं कि आपका संस्कृत नॉलेज कितना है। घबराइए मत, नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके रिपोर्ट कार्ड में, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। दीपक जी से शुरू करते हैं। 5 प्रश्न मैं पूछूंगी। दीपक जी, आपके लिए पहला प्रश्न है कि कपड़ों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? थोड़ा आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि रैपिड फायर राउंड है। हाँ, वस्त्र 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 वस्त्र। बहुत बढ़िया। एक संस्कृत शब्द है धावन पात्रम। धावन पात्रम, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? आप सोच सकते, जो आपको लगता हो सुनकर। धावन पात्रम, धावन धोने का बर्तन या धावन चलने वाला बर्तन, वॉश बेसिन, तो उसको हम धावन, वॉश बेसिन ना, हाँ वॉश, द्राक्षा धावन, वॉश बेसिन, धावन पात्रम, द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम जी, द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम, द्राक्षा, द्राक्षा का अर्थ एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। द्राक्ष का फल क्या है? हाँ, इसको हम बोलेंगे। अच्छा, आपसे प्रश्न है अगला कि आप कोई 3 पौराणिक पात्रों के नाम बताइए। 3 पौराणिक पात्रों के नाम। तो मुझे याद आते हैं, अगर मैं महाभारत से देखूं तो मैं फैन हूं, तो वहां से लेता हूं, शकुनी जी हैं अपने, और अर्जुन, आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ही थॉट ऑफ शकुनी जी। हाँ, ये 3 कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, दुर्योधन जी। हम समझ रहे हैं आपको कौन सा जॉनरा पसंद होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, आखिरी शब्द है, आपको एक सेंटेंस संस्कृत में। एक्चुअली डिसेबिलिटी डिस्कोर्स में भी हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। जी जी, ओके। आपसे आखिरी प्रश्न है कि एक सेंटेंस आपको संस्कृत में बोलना है जिसके कम से कम 3 शब्द होने चाहिए।
ओके, अहम संस्कृत पठामि। हाँ, बहुत बढ़िया। अहम संस्कृतम पठामि, बहुत सुंदर। इस तरह हाय। हम इनको नंबर देना चाहेंगे कुल मिला के 4। बहुत सुंदर, 4 नंबर इन्होंने जुड़े हैं। अगला नंबर है धन्यवाद। प्रसून जी का। हे भगवान, मेरे 4 नंबर भी नहीं आएंगे, भगवान बचाए मुझे बस अब। प्रसून जी समझे हमेशा, हमेशा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सदैव। बहुत सुंदर, सदैव। चषकः, एक्टिंग नहीं करनी मुझे। चषकः, चषकः का हिंदी अर्थ क्या होगा? अब आपने चषक यूं कहा तो चषक का मतलब होता है ग्लास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी बिल्कुल सही हाँ जवाब। मैंने, हाँ। अगला है जंबीर फलम। जंबीर फलम जामुन को बोलते हैं। नहीं, आई एम मिस्टेकन, नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ। नींबू। नींबू, अच्छा। मुझे कदली फलम पता है, केला, उसका 1 नंबर तो दे दो प्लीज मेरे को। बढ़िया। आपको संस्कृत के 3 कवियों के नाम बताना है। संस्कृत के 3 कवियों के नाम, सबसे पहला तो मैं नाम लूंगा जो हमारे आदि कवि है, द वन एंड ओनली वाल्मीकि जी। जी। दूसरा नाम मैं लूंगा कालिदास जी का, और तीसरा मैं नाम लूंगा, हे भगवान, वो मृच्छकटिक के राइटर कौन थे, मैं उनका नाम भूल गया। ओ गॉड। वाल्मीकि जी के वैसे साथी भी है कोई? नहीं चले, वैसे वो चलेगा कि महर्षि वेदव्यास, उन्होंने तो सारे पुराण हमारे लिखवाए हैं, तो चले महर्षि वेदव्यास। हाँ चलिए, बढ़िया, पास करते हैं आपको। आखिरी प्रश्न है, संस्कृत में आपको एक वाक्य बोलना है। अच्छा दीदी, वाक्य खुद बना के बोलना है, किसी किताब का वाक्य चलेगा? आप कौन सा वाक्य बोलते हैं उस आधार पे हम नंबर दे देंगे। चले, मैं गीता का अपने सबसे पसंदीदा श्लोक बोलना चाहूंगा, जो आखिरी में कृष्ण जी थक हार के बताते हैं अर्जुन को, क्योंकि इतने सवाल अर्जुन के सामने रहते हैं, कि सर्व धर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बहुत सुंदर। आपको हम देते हैं 4 नंबर। देखिए प्रसून जी क्लास के वो विद्यार्थी हैं जो हमेशा कहते हैं कुछ नहीं पढ़ा और फिर भी टॉप आ जाते हैं, तो बस दीदी आप तो रहने दो, कदली फलम का भी नंबर मिल जाता तो टॉप आ जाता। ये ही टॉपर्स के लक्षण है, टीचर के पास जा जाके नंबर मांगना। तो चलिए स्वरांगी जी से शुरू के पास चलते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है कि दिल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हृदयः। हृदय, बहुत सुंदर। अंकनी, अंकनी संस्कृत का एक शब्द है, उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? थाई। सॉरी, बॉडी पार्ट है क्या? नहीं, थाइज। नहीं। पेंसिल। ओह। अंकनी, हाँ। अगला प्रश्न आपके लिए है आसंदह। आसंदह को हम हिंदी में क्या होता है? आसंदह बैठा हुआ। चेयर, जिस पर बैठ। ओके चेयर। ओके। बहुत बढ़िया। आपको महाभारत की कोई 3 जगहों के नाम बताना है जो महाभारत में मेंशन्ड है। कुरुक्षेत्र जी, द्वारका जी, और हस्तिनापुर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आखिरी है, आपको एक वाक्य संस्कृत में बोलना है। क्या मैं संस्कृत श्लोक बोल सकती हूँ? जो जरूर। ये मैंने 8वीं में पढ़ा था और ये श्लोक मुझे बार बार याद आता रहता है। ये रामायण से है। नाहम जानामि केयूरे, नाहम जानामि कुंडलम, नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। बहुत सुंदर ये श्लोक। लक्ष्मण जी बोलते हैं श्री राम जी को, जब सीता माता का अपहरण होता है। हाँ, तब आपको तो मीनिंग पता ही है कि मैं कुंडल नहीं जानता, मैं भाभी की बिंदी नहीं जानता, लेकिन मैं भाभी के नुपुर जानता हूँ क्योंकि मैं प्रतिदिन उनके पाँव छूता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक आपने सुनाया है। और इसी के बहुत साथ आकर्षित करता है। आपको देते हैं 3 अंक। 3 अंक आपको प्राप्त होते हैं। और आखिरी में हम आते हैं सुलभ जी के पास
सुलभ का पहला प्रश्न है आज। आज को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अधुनाम। नहीं, अधुना मतलब होता है अभी। अब, अभी। अद्य, अद्य मतलब अद्य। जी। मैंने सेकंड बार में अद्य बोल दिया था। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे अब यही लगता है कि हमारे जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से हमको संस्कृत में और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। नहीं, तो फिर चलिए आपको नंबर देते हैं। अभी एक अगला प्रश्न है पादत्राणम, इसका हिंदी क्या होगा? पादत्राणम, पैर में जो कांटा चुभता है, पैर का कांटा। शूज, पैरों की जो रक्षा करते हैं। अच्छा, प्राण मतलब रक्षा करने वाले, तो पाद। हाँ। जी। कारवेल्लम, जो फ्री हो, जिसके पास कोई काम नहीं हो, ऐसा? नहीं, कार्यवेल्लम, वो वाला। कारवेल्लम इत्युक्ते करेला। हाँ, करेला। आपको ये तो टफ था। संस्कृत की 3 फेमस बुक्स के नाम बताना है। अभिधान शाकुंतलम, काफी नाम आ गया था उसका। जी। वैसे मैं रामायण महाभारत से अपना आंसर पूरा कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक स्तुति विद्या ग्रंथ जो मैंने अभी रिसेंट में पढ़ा था थोड़ा, वो उसका नाम लूंगा। और एक समय कलश नाम से भी एक बुक है, वो भी संस्कृत में पद्य रचना है, काफी बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आपको इसका नंबर देते हैं। और आखिरी प्रश्न है कि एक वाक्य आप संस्कृत में सुनाइए। हम संस्कृतम न जानामि। वाह, बहुत बढ़िया। इसी हैप्पी नोट पे आज का हम सभा यहाँ पे खत्म करेंगे। और एक बार आप सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग साथ में बोले, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जयतु भारत। हाँ, धन्यवाद। एक